नमस्कार विद्यार्थियों, आज जो है हम अपने करंट अफेयर्स की नेक्स्ट सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जैसा कि आपको पता है, मैं लगातार इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के लेक्चर लेते चला जा रहा हूं। तो इस बार हम लोग शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के उन टॉपिक पर। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से है। पिछले क्लास आपको याद होगा कि पिछले क्लास में मैंने महत्वपूर्ण सम्मेलन को बताया था, साल भर के इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। वो सब आपने पढ़े थे, आपका रिवीजन भी हो गया होगा। इस बार जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण सूचकांक पढ़ाने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंडेक्स पढ़ाएंगे कि उस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या क्या है और वो इंडेक्स कौन जारी करता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो पिछला वाला पार्ट आपने देख लिया है, इस वाले पार्ट को देखकर अगले दिन आपको फिर इकोनॉमिक्स के लेक्चर मिलेंगे। तो जैसे कि मैं लगातार लेक्चर दिए चला जा रहा हूँ, आप उसको एक जगह इकट्ठा करते और पढ़ते चलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूचकांक जो है क्या है और सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। देखिए, ये जानने से पहले हम ये समझेंगे सूचकांक बनाए क्यों जाते हैं, आखिर इस सूचकांक का क्या मतलब है। चलिए, हमने रट लिया कि इंडिया की रैंक यहाँ है, HDI में इतना है, टैलेंट में इतना है, लेकिन चलिए उसको हम रटने से जरूरी है पहले ये समझ लें कि सूचकांक बनाए क्यों जाते हैं। देखिए, इनका भी संबंध कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से ही है। मैंने कहा था इकोनॉमिक्स आपको हर जगह दिखाई देगी। देखिए, होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं, जरा ध्यान देंगे तब उसके बाद हम लोग रैंकिंग पढ़ेंगे किस सूचकांक में क्या क्या रैंक है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि दिमाग में पहला सवाल ये आएगा कि सर ये सूचकांक क्या होता है। अगर भारत की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 है, या मान लीजिए इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 39 है, तो इसका क्या मतलब है, इस रैंक से हम क्या समझेंगे। देखिए, आखिर ये सूचकांक क्या बताते हैं। देखिए, होता क्या, दो चीज़ें होती हैं। आप इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये मुद्दा इकोनॉमिक्स का ही है। इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आमतौर पर जो इकोनॉमिक्स नहीं जानता है वो इन दोनों को एक ही मान के चलता है कि ये दोनों एक ही होती हैं। कि अगर मैं पूछूं भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, तो आमतौर पर जिस बच्चे का इकोनॉमिक्स नहीं रहा है वो इसको एक ही मान के चलता है कि दोनों एक ही चीज़ हैं। लेकिन अगर आप अर्थशास्त्र में जाएंगे तो अर्थशास्त्र में इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का अलग मतलब है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अलग मतलब है। तो अब यहाँ आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर इसका संबंध इंडेक्स से क्या है। तो पहले हम इकोनॉमिक ग्रोथ समझेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे इंडेक्स का इनसे क्या कनेक्शन है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, जैसे एक प्रकार का ये गणितीय आकलन है। जैसे मैं कहूँ देश का GDP बढ़ रहा है, 8% हो गया, 9%। जैसे मैं कहूँ देश का GDP बढ़ रहा है 8%, 9%, तो इसका क्या मतलब है। तो इससे केवल हमें इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है ना। जैसे आप पढ़ते हो कि देश का GDP 7%, 8% है, तो ये केवल ग्रोथ को दिखाता है, ग्रोथ। सवाल है विकास को क्यों नहीं दिखाता। केवल अगर GDP बढ़ रहा है तो ग्रोथ होगा, लेकिन सवाल है इस ग्रोथ का असर क्या हो रहा है। क्या GDP के बढ़ने से बेरोजगारी कम हो रही है, क्या GDP के बढ़ने से खुशहाली बढ़ रही है, क्या GDP के बढ़ने से देश में इंडस्ट्री बढ़ रही है, क्या GDP के बढ़ने से देश में भ्रष्टाचार कम हो रहा है, या उस GDP का प्रभाव अन्य लोगों पर क्या है। भाई, देश का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन क्या उस ग्रोथ का बहुत बड़ा हिस्सा केवल टाटा, बिरला या इन लोगों के पास पहुंच जा रहा है, गरीब लोग के पास नहीं पहुंच रहा है। तो जब हम ग्रोथ के साथ साथ इस बात का अध्ययन करते हैं कि उस ग्रोथ से भारत के सभी लोगों को कितना फायदा हुआ है और हर क्षेत्र में भारत का क्या क्या उपलब्धि हुआ है, तो वहां पर विकास हो जाता है। क्या विकास, ध्यान दीजिएगा, विकास के लिए ग्रोथ भी जरूरी है और ग्रोथ के साथ साथ उन चीजों को भी हम ध्यान देते हैं जिनका कोई गणितीय आकलन नहीं किया जा सकता, जैसे बेरोजगारी, खुशहाली, भ्रष्टाचार। ठीक है, इन सबको भी ध्यान में रखते हैं। तब जब हम वृद्धि के साथ साथ खुशहाली, भ्रष्टाचार, विकास, खुशहाली, भ्रष्टाचार, शिक्षा, अन्य कई फैक्टर पर विचार करते हैं तो वो विकास हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत से देश हैं जिनका इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ आपको दिख रहा है 7%, 8%, लेकिन जब आप देश में जाएंगे तो आतंकवाद दिखेगा, गरीबी दिखेगी, बेरोजगारी दिखेगी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ के साथ साथ आपके अन्य चीज़ें भी बढ़नी चाहिए। तो मतलब समझिए, ग्रोथ केवल एक
क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। क्वांटिटेटिव मतलब एक गणितीय संकल्पना है, देश का जीडीपी बढ़ गया, बढ़े। लेकिन जब विकास की बात करते हैं तो इसमें हम गुणात्मक चीजों को लेते हैं। क्वालिटेटिव मतलब इसमें हम कुछ क्वालिटीज को चेक करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि विकास हो रहा है। ये कुछ यूं समझिए कि जैसे आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन उस पैसे का लाभ क्या मिल रहा है, क्या भविष्य आपका सुरक्षित है। इसको ऐसे समझिए कि आपके घर में बहुत पैसा है, लेकिन घर अस्त व्यस्त है, भविष्य असुरक्षित लग रहा है, पैसे का मिसयूज हो रहा है, परेशानियां हैं, बीमारी है, तो फिर वो आपका वृद्धि तो है मगर विकास नहीं दिख रहा है। लेकिन पैसा है, साथ में आपका घर का ग्रोथ हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, विकास आगे बढ़ रहे हैं, आपके नए नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, पैसे का सही यूज हो रहा है, लोग स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, तो मतलब वृद्धि भी है, विकास भी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर देश का जीडीपी बढ़ जाए तो केवल उससे विकास नहीं होता, जीडीपी बढ़ने के साथ साथ खुशहाली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, इन सब को भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका जीडीपी 8% है, गरीबी घटी नहीं रही है, तो कहां से विकास मान लेंगे। हाँ, ग्रोथ तो हुआ है नो डाउट, लेकिन विकास कहां हुआ है। जीडीपी आपका 8% है, देश में बेरोजगारी घटी नहीं रही है, तो कहां से विकास हुआ। इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि भारत का जो जीडीपी है वो जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। आज के समय में आप देखिए, कभी इकोनॉमिक्स का मानना है कि भारत में जॉबलेस ग्रोथ है, जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए जब विकास की बात होती है तो हम लोग पीछे हो जाते हैं। हाँ, जीडीपी की बात होती है तो कभी कभी हमारा जीडीपी 7-8%, जीडीपी तो कभी कभी अमेरिका के बराबर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब हाँ, अमेरिका बन गए, नहीं बन गए, क्योंकि जब हम जीडीपी के साथ साथ वहां के अन्य चीजों पे कंपेयर करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए अर्थशास्त्र में ग्रोथ और डेवलपमेंट को अलग अलग माना गया, और इसी डेवलपमेंट को दिखाने के लिए कई तरह के सूचकांक बनाए जाते हैं। अब समझे मैं सूचकांक क्यों बताया। इसी डेवलपमेंट को दिखाने के लिए कई तरह के सूचकांक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आज से ध्यान रखिएगा, जीडीपी बढ़ रहा है, ये खुशी की बात तब होगी जब जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी कम हो, गरीबी कम हो, खुशहाली बढ़े, भ्रष्टाचार कम हो, तब मानेंगे विकास हुआ है। तो इसीलिए जब विकास की बात करते हैं तो विकास एक बड़ी धारणा है जिसमें जीडीपी के साथ साथ कई बातों को ध्यान देते हैं। हाँ, जीडीपी एक संकुचित धारणा है जिसमें केवल हम गणितीय संकल्पना लेके चलते हैं। हाँ, जीडीपी बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उस ग्रोथ का असर क्या दिख रहा है देश पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो जब हमको इकोनॉमिक ग्रोथ देखना होता है तो हम जीडीपी देख लेते हैं कि हाँ भाई ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जब विकास की बात करते हैं तो बहुत सारे सूचकांक बनाए गए हैं। उन सूचकांकों में भारत की रैंक बताती है कि वास्तव में आपका विकास हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसमें सबसे फेमस सूचकांक है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेमस है, सबसे मतलब विकास को नापने का सबसे बड़ा सूचकांक यही माना जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब जान लो ये कौन जारी करता है। इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें लिखा नहीं है, जो नहीं लिखा बता देता हूं, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है यूएनडीपी। तो अगर कहा जाए मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करती है कौन, यूएनडीपी। अब देखो ये बना क्यों था, ये इसीलिए बना ताकि विकास को मेजर किया जाए। कहोगे सर इसमें विकास को कैसे मेजर करते हैं, क्या देखते हैं। देखिए इसमें कुछ चर होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनके आधार पर विकास को देखा जाता है। जैसे दिखा दें, इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इसमें हेल्थ को देखा जाता है। हेल्थ में क्या देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जो HDI बनाया जाता है ना, वो 3 मानकों पे बनता है। पहला हेल्थ में क्या देखते हैं, जीवन प्रत्याशा, कि एक कंट्री में एक आदमी की औसत आयु कितनी है। आप ध्यान दीजिएगा, जितने विकसित देश हैं वहां पर व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां पे हेल्थ अच्छा है। जिस देश में हेल्थ सुविधाएं नहीं होती वहां पे जीवन प्रत्याशा घट जाती है। भाई हमारे इंडिया में औसत आयु 60-65 लोग बताते हैं, अभी बीच में घटा था, शायद 65 साल औसत आयु होती है, कहीं कहीं डाटा 60 बता रहा है। तो सोचिए, और कहीं आप जापान में देखिए, अमेरिका में देखिए, तो वहां की औसत आयु यानी जीवन प्रत्याशा भारत के लोगों से कहीं ज्यादा है। तो इसका मतलब जब HDI बनता है तो हर देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा को देखते हैं।
एजुकेशन देखा जाता है कि वहां साक्षरता कितनी है, फिर पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है। तो जीवन प्रत्याशा, एजुकेशन और प्रति व्यक्ति आय को देख करके, इन्हीं को देख करके बनाया जाता है क्या, HDI। क्या बनता है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो इसे कौन जारी करता है, UNDP। और इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें पर कैपिटा इनकम देखते हैं, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, और एजुकेशन देखते हैं। तो हर देश का ये आंकड़ा आता है, उसी आंकड़े के आधार पर HDI बनाया जाता है। जारी कौन करता है, UNDP। अब एक चीज देखेंगे, HDI को बनाया किसने था, ये बनाया था महबूब उल हक ने। ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने HDI का कॉन्सेप्ट दिया था। हाँ, इनके साथ एक भारतीय अर्थशास्त्री भी थे, अमर्त्य सेन, वो भी थे, लेकिन नाम इन्हीं का ज्यादा आता है। अमर्त्य सेन इनके सहयोगी थे। तो इन्होंने मिलकर के HDI का कॉन्सेप्ट दिया था 1990 में, और तब से HDI का इंडेक्स बनता है। अभी जो HDI की इंडेक्स है वर्तमान में, उसमें देखो 193 देशों में, ध्यान रखिएगा, 193 देशों में भारत का रैंक जो है 134वां है। अच्छी नहीं कहेंगे, टॉप 10 से हम बहुत आगे हैं, मतलब टॉप 10 में है ही नहीं, 134वां रैंक है। और सबसे नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, है ना। तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पाकिस्तान और श्रीलंका का रैंक क्या है HDI में, तो आप खुद समझ लीजिएगा कि भारत किससे आगे किससे पीछे है। तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे कि HDI में पाकिस्तान की रैंक क्या है, श्रीलंका की रैंक क्या है, और चाइना की रैंक क्या है। आप जरा कंपेयर कर खुद बताइएगा कि हम चाइना से आगे हैं कि पीछे हैं HDI में, ठीक है। भारत 134वें नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। तो अभी आप इंडिया ध्यान रखिए, जो HDI है उसमें कितने 193 देशों में भारत की रैंक कितनी है, 134 रैंक है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो आपके सामने HDI है, बहुत सी बातें हैं जिनको आप एक बार स्क्रीन, ये मैंने आपको समझाया है, और मैंने उसमें बताया कि आखिर सूचकांक क्यों पढ़ते हो, मैंने समझा दिया है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है। कितने देश हैं, 193 देशों की लिस्ट है, जिसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, भारत किसमें 134 पे है, ठीक है। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसको किसने बनाया था, महबूब उल हक ने बनाया था 1990 में। इसमें 3 चीजें देखी जाती हैं, हेल्थ, ये लाइफ, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा, जो कि हेल्थ की बात करता है, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातों को आपने देख लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब दूसरे सूचकांक पे आते हैं। दूसरा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सवाल है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है। तो पहले हम जैसे HDI होता है वैसे इनोवेशन भी बताता है कि आपकी स्थिति क्या। कहोगे सर इनोवेशन क्या है, चलिए वो तो डेवलपमेंट की बात करता है। इनोवेशन क्या होता है, देखो इनोवेशन का जो कॉन्सेप्ट है आप समझ जाओ, तब आप समझोगे इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है। जैसे आप में क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में भारत का नवाचार में कौन सा स्थान है, यानी नवाचार सूचकांक मतलब क्या हो गया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो आपको बताना होगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर इनोवेशन होता क्या है, ठीक है, मैं वो बताऊंगा। हाँ, लेकिन पहले भी जान लो कि सर ये इंडेक्स कौन जारी करता है। जैसे HDI कौन जारी करता है, UNDP, कौन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वैसे इनोवेशन इंडेक्स यानी नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, WIPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इनोवेशन इंडेक्स है वो जारी कौन करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये जारी करता है। कौन जारी करता है, WIPO। हाँ, अब एक चीज और समझिए, अब बात है उस मुद्दे पर, सर ये इनोवेशन क्या होता है। देखो इनोवेशन क्या होता है, 2 चीजें होती है, इन्वेंशन और इनोवेशन। जब आप मार्केट में कोई नया आइडियाज लेके आते हो, जैसे मान लो बल्ब है, तो बल्ब तो इन्वेंशन हुआ, क्योंकि बल्ब का आविष्कार किया एडिसन ने, वो इन्वेंशन है। लेकिन आपने उसी बल्ब को LED में कन्वर्ट किया तो LED हो गया इनोवेशन। क्या, इनोवेशन जब आप कोई नया आइडिया लाते हो, इन्वेंशन जब आप एक नई खोज करते हो। तो अक्सर इनोवेशन और इन्वेंशन में होता है कंफ्यूजन। इन्वेंशन मतलब आविष्कार। अगर मैं कहूं फोन का इन्वेंशन ग्राहम बेल ने किया, लेकिन अब मोबाइल क्या है, मोबाइल भी तो फोन ही है,
मगर उसमें थोड़ा चेंज हो गया, तो मोबाइल इनोवेशन हो गया। ठीक है, तो इनोवेशन भी अपने आप में मार्केट में चेंज लेके आता है। इनोवेशन मतलब जब कोई आप नया आइडियाज लेके आते हैं, और नया आइडियाज कहां पे होगा, जहां रिसर्च और डेवलपमेंट ज्यादा होते हैं। इस इनोवेशन शब्द का इस्तेमाल मैं बता दूं, करने वाले अर्थशास्त्री का नाम था शुम्पीटर। देखो यहां भी इकोनॉमिक्स है, हर जगह आपको दिखेगी इकोनॉमिक्स। एक अर्थशास्त्री थे, नाम था शुम्पीटर। मैं लिख देता हूं, क्या नाम था, शुम्पीटर। शुम्पीटर जो थे, इन्होंने ही इनोवेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने बताया था कि जब भी अर्थव्यवस्था में इनोवेशन होता है तो इकोनॉमी का विकास होने लगता है। जब भी अर्थव्यवस्था में इनोवेशन होता है तो इकोनॉमी का विकास होता है, ग्रोथ होता है। इनोवेशन क्या, वही कहा कि कोई नया आइडियाज लेके आओ। मैंने कहा ना, गवर्नमेंट क्यों स्टार्टअप को जैसे आपने कल पढ़ा था स्टार्टअप कंपनीज के बारे में, स्टार्टअप कंपनीज को गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करती है, क्योंकि स्टार्टअप जितना होगा, जितने ज्यादा स्टार्टअप, इसका मतलब उतना ही इनोवेशन होगा देश के अंदर। तो जब आप कोई नया बिजनेस आइडिया लेके आते हो, कोई नया मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो वो सब इनोवेशन है। तो इनोवेशन मतलब नए आइडियाज। और मैंने कहा इनोवेशन के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट होना जरूरी है। जिस देश में रिसर्च डेवलपमेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ इनोवेशन भी ज़्यादा होता है। तो उस मामले में हमारी क्या रैंक है, देखो, यानी कि वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स जो कि जारी करता है वीपो, इसमें हमारी रैंक क्या है, देख लो। 133 देशों में हमारी रैंक 39 है। थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है ज़्यादा। तो 133 देशों में हमारी रैंक 39 है। ठीक है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। यहां भी स्विट्जरलैंड बाजी मार गया। स्विट्जरलैंड किस पे है, नंबर 1 पे है। तो यानी कि अगर इनोवेशन इंडेक्स की बात की जाए तो उसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे आ गया, और भारत किस पे है, 39 पे। ठीक है, तो यह भी दिखाता है कि इनोवेशन में भी हम बहुत अभी पीछे हैं। यह भी विकास को दिखाता है कि जहां रिसर्च डेवलपमेंट ज्यादा होगा वो इनोवेशन में आगे निकल जाएंगे, और जहां इनोवेशन ज्यादा होगा उस देश का डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। चलिए फिलहाल तो आप तो याद करते हैं ना, HDI में हमारी 134 रैंक, इनोवेशन में कौन सी रैंक, 39। चलिए, कौन जारी करता, वीपो। वीपो बता दिया था क्या है। अब प्रतिभा की बात कर लेते हैं। भैया देखो, जाहिर सी बात है, जहां प्रतिभा होगी वहां इनोवेशन भी होगा। तो अब देखिए, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक की टैलेंट में कौन आगे चल रहा है। तो देखो, ये जो वैश्विक प्रतिभा सूचकांक है, कौन जारी कर, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है IMD। कौन जारी करता है, IMD। तो IMD संस्था है, कहोगे सर फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये IMD का फुल फॉर्म है। ठीक है, जो जारी करता है क्या, यही IMD है। यही IMD है जो जारी करता है क्या, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक, वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स जारी करता है। कौन, IMD। IMD मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। अब देखो, इसमें कितने देश हैं, इसमें कुल 67 कंट्री हैं। IMD ने 67 कंट्री का लिस्ट निकाला है। इन 67 कंट्री में इंडिया की रैंक 58 है। इन 67 कंट्री में इंडिया की रैंक कितनी है, 58 है, और स्विट्जरलैंड की कितनी है, 1 है। यानी यहां भी स्विट्जरलैंड जो है आगे चल रहा है। किसमें, टैलेंट में। आप देख लो कहां कहां स्विट्जरलैंड आगे चल रहा है, आप जरा देख लीजिए कहां चल रहा आगे, कितने मामले में आगे है स्विट्जरलैंड, देख लो अच्छाई से, ध्यान से सोचो। अभी दिखाया था HDI में नंबर 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड। जरा देख लो HDI में, फिर आगे बढ़िए, आप देख रहे हैं HDI। इनोवेशन में भी कौन आगे है, स्विट्जरलैंड। और टैलेंट में भी कौन आगे चल रहा है, स्विट्जरलैंड। मतलब मैंने कहा जहां टैलेंट होगा वहीं इनोवेशन होगा। तो ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड कई में आगे चल रहा है। भारत की रैंक आपको दिखा दिया था, इसमें कितनी है, 58। कोई डाउट किसी को,
तो भैया देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं समझाते हुए पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं पढ़ा हूँ फला रैंक किस में, फला इंडिया का रैंक किस में, वो तो याद करोगे भूल जाएगा। लेकिन ये भी समझ चलो कि कोई इंडेक्स क्या बता रहा है। आपको दो चीज ध्यान रखना है, कौन जारी करता है, भारत की रैंक क्या है, और नंबर 1 पे कौन है। बाकी बहुत ज्यादा मत पढ़िएगा क्योंकि भूल जाएगा ये चीज। अब चलिए, अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। कहोगे सर ये क्या होता है? HDI देखा आपने, और अभी आपने देखा आपने ये इनोवेशन वाला देखा, टैलेंट वाला देखा। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स क्या है। कहोगे ये क्या है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, ध्यान से पढ़ो, ये है वैश्विक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वैश्विक दानशीलता, यहां लिखे तो आसानी से आ जाएगा, वैश्विक दानशीलता सूचकांक। वैश्विक दानशीलता सूचकांक। कहोगे सर ये क्या होता है, ये किस बात का सूचकांक है? देखिए इसमें यह देखा गया है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर दान देने की प्रवृत्ति यानी चैरिटी करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, चैरिटी करने की, इसका भी इंडेक्स बनाया गया। अब जैसे मैं दिखा दूं, इस इंडेक्स को जिसको कहते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, कौन सी संस्था जारी करती है? CAF। CAF का मतलब क्या हुआ? चैरिटीज एड फाउंडेशन। तो इस वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को जारी करने वाला संस्था का नाम है चैरिटीज एड फाउंडेशन। तो इसमें कुल 142 देशों का लिस्ट बनाया गया। कितने? 142। अब यहां यह ध्यान देना कि सबसे ज्यादा दान कौन करता है। तो इसमें देखिए नंबर 1 पे किसको रखा गया है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के लोग बहुत दान देते हैं, दानशील हैं। और भारत की रैंक इसमें कितनी है? 26वीं, यानी दान देने के मामले में हम 26वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और सबसे अधिक दान कौन देता है? इंडोनेशिया। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात कर रहा हूं, कौन जारी करता है? CAF। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यह क्या होता है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। कहोगे सर इसका मतलब बता दीजिए। देखो इसमें यह देखा गया है कि आप ऊर्जा के कौन कौन से नए नए विकल्प तलाश रहे हैं, कौन सा देश ऊर्जा के नए नए स्रोत को ढूंढ रहा है, कौन सा देश है जो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है। संक्रमण मतलब चेंज की बात कर रहा है कि इस मामले में कौन सा देश आगे चल रहा है जो ऊर्जा के नए नए स्रोत को खोज रहा है, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, पोल्यूशन कम कर रहा है। तो इस आधार पर बनाया गया है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। अब देखो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करने वाली संस्था का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या नाम है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको कहते हैं विश्व आर्थिक मंच। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां है। ठीक है, हाँ, कल के लेक्चर में बहुत से बच्चों ने जवाब दिया, मैंने देखा है। अच्छा लगा कि आप इकोनॉमिक्स के हर एक पॉइंट को जितना मैं पूछता हूं बच्चे जवाब देते हैं। ठीक है, जल्दी ही हम जो है हम लोग लाइव क्लास भी लेंगे, लेकिन लाइव क्लास में ये जितना पढ़ाया उसका टेस्ट होगा ताकि आप फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, लेकिन अभी तो पढ़ लीजिए। तो ये जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। आप मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां है। ठीक है, अब समझेंगे इस ऊर्जा संक्रमण में यानी कि एनर्जी के ट्रांजिशन में कौन देश आगे चल रहा है। देखिए इसमें कुल 120 देशों का लिस्ट निकाला गया। कितने देशों का? 120 देशों का लिस्ट निकाला गया। इसमें नंबर 1 पे आ गया स्वीडन। हमने कहा ना वही कंट्रीज हैं यूरोपियन सब में आगे चलती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्वीडन ये नंबर 1 पे आ गया इसमें, यानी कि ये ऊर्जा के नए नए इनके यहां बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ प्रमोट हो रहे हैं, एनर्जी के नए नए सोर्स खोजे जा रहे हैं। तो इसमें नंबर 1 पे है स्वीडन। भारत का नंबर क्या है? 63। भारत किस नंबर पे है? 63 पे है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब चलिए 6वें पे आते हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक
ये प्रतिभा लिख दिया है, गलत हो जाएगा, ये प्रतिभा नहीं है। वो हम बता चुके वैश्विक प्रतिभा सूचकांक, उसमें आप जान चुके हैं भारत के। ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स मतलब क्या, वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, ध्यान रखेंगे। क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, ये नहीं है। ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक क्या होता है? देखिए, इसको भी जारी कौन करता है? वही वो प्रतिभा था, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक, वो IMD जारी किया था, जिसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे था। ये प्रतिस्पर्धा वाला है कि किन देशों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, जहां उद्योग बहुत तेजी से कंपटीशन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उस प्रतिस्पर्धा सूचकांक को भी IMD जारी करता है। तो भैया कंफ्यूज मत होना, प्रतिभा सूचकांक और प्रतिस्पर्धा सूचकांक दोनों IMD जारी करते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा में इसमें कुल 67 कंट्री हैं। कितने? कुल 67 कंट्री की लिस्ट है, जिसमें सिंगापुर नंबर 1 पे चल रहा है। भैया सिंगापुर वही कंट्री, याद रखो, टैक्स हेवन कंट्री, बताया था ना आपको टैक्स हेवन कंट्री क्या होती है, सब जान चुके हो। बड़ा भयंकर ग्रोथ कर रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में नंबर 1 पे चल रहा है। कौन? सिंगापुर। और भारत की रैंक यहाँ 39 है। अभी आपने पढ़ा एक में और 39 है, किसमें? इनोवेशन में। तो यहां भारत की रैंक क्या है? 39 है। तो आपने देखा कुल मिलाकर के हम लोग कितने इंडेक्स पढ़ लिए? कुल मिलाकर के हमने 6 इंडेक्स पढ़े हैं। अब देखो इन 6 इंडेक्स में क्या है, आप ध्यान देंगे, इनमें आप एक बार रिवाइज कर लो। इनोवेशन में हमारी रैंक क्या है? 39। टैलेंट में हम कितने हैं? 58 नंबर पे हैं। दानशीलता में किस नंबर पे हैं? 26वें नंबर पर हैं। ऊर्जा संक्रमण में किस में हैं? 63वें नंबर पर हैं, अभी पढ़ाया। हाँ, प्रतिस्पर्धा में कितने हैं? 39। जरा ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिवनेस यानी प्रतिस्पर्धा में हम 39 पे हैं, और टैलेंट में यानी प्रतिभा में हम किस में हैं? 58 पे हैं। ये ध्यान, प्रतिभा और प्रतिस्पर्धा में कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में प्रतिभा की बात की जाए तो हम 58 में आते हैं, रैंक पे आते हैं। अगर प्रतिस्पर्धा की बात की जाए तो हम 39 में आते हैं। ठीक है। हाँ, HDI में रैंक क्या है? 134। ठीक है। तो आज मैंने आपको 6 सूचकांक पढ़ाए हैं, अब इसे नहीं पढ़ाऊंगा, फिर अगले क्लास में इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो देखिए, आप जैसे हमारे हर लेक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे इसको भी सपोर्ट कीजिए। और अगर आप पूरा लेक्चर देखते हुए इतने लंबे सफर को तय कर रहे हैं, तो आप खुद समझेंगे कि आपके नॉलेज में कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। इकोनॉमिक्स को अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको इकोनॉमिक्स में सोचने की क्षमता बढ़ गई कि टैक्स कैसे लगता है, टैक्स क्या होता है। अब मैं यहाँ ये पढ़ा रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से सारे इंडेक्स, तो मैं आपका एक प्रकार से ये वही करंट अफेयर्स हैं जो आप पढ़ चुके हो, इसका हो रहा है रिवीजन। तो अब इन सब चीज़ों को मैं बता चुका हूं, और इस तरह से आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए। और क्योंकि आपके ही द्वारा जो इसको देखा जाता है, उसी से हम और मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइएगा। और मैंने कहा ना, जितना पढ़ा रहा हूं इसी का लाइव टेस्ट होगा, तो हम लोग लाइव आएंगे तो उस समय और भी अच्छा लगेगा। लेकिन पढ़ के आइए, थोड़ा बोर मत होइए, मेहनत से पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि सब परीक्षा की दृष्टि से है। एक ही दिन में आप 8 घंटे क्लास देखिए, वो सही नहीं है, या सब भूल जाएगा। पढ़िए ध्यान से, और फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।